वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में आज हम चैप्टर 5 मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी स्थिर चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व इसके एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसका जो पार्ट 1 है इसमें हम मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड हिस्टैरिसीस लूप तो इन टॉपिक्स पर बेस्ड ये सॉल्व करेंगे हम एमसीक्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नेट अट्रैक्ट्स द मटेरियल टुवर्ड्स इट यानी चुंबक पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कौन से पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है? ऑप्शंस हैं आयरन, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, ऑल ऑफ एबव। तो जो मैग्नेट होता है वो इन सभी मटेरियल्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। आयरन, निकिल, कोबाल्ट और इनकी जो एलॉय होती हैं इनको भी ये अपनी ओर आकर्षित करता है। तो मैग्नेट इन सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट कैन बी सेपरेटेड। दिस इज ए क्वेश्चन मार्क। चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे से अलग किए जा सकते हैं। तो आंसर यस, नो, नन ऑफ एबव। तो आंसर बी इज करेक्ट, नो। तो हम चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को अलग नहीं कर सकते। तो हमारे पास मैग्नेट है, मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं। तो इनके अलग करने की बात का मतलब हम बीच से तोड़ दें तो ऐसा नहीं है कि हमारे मैग्नेट का नॉर्थ पोल अलग हो गया, साउथ पोल अलग हो गया, बिल्कुल नहीं। इसमें और आधी आधी स्ट्रेंथ के हमारे दो मैग्नेट प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इस तरह से नॉर्थ और साउथ पोल खुद से क्रिएट हो जाएंगे इस मैग्नेट में। तो इसको हम जितना भी ब्रेक करें किसी भी मैग्नेट को उतने टाइम्स हमें नए पोल्स जनरेट होंगे और इस तरह से हम किसी भी मैग्नेट के पोल पीसेस यानी नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेटिक पोल्स इनको अलग नहीं कर सकते किसी भी हाल में। इटसेल्फ एटम एक्ट्स एज ए मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, द सेम पोल्स मीन NN यानी नॉर्थ एंड साउथ ऑफ मैग्नेट्स ईच अदर यानी किन्हीं चुंबकों के समान ध्रुव नॉर्थ एंड साउथ एक दूसरे को करते हैं, क्या करते हैं? अट्रैक्ट, आकर्षित, रिपेल, प्रतिकर्षित, बोथ ऑफ एबव, उपरोक्त दोनों, नन ऑफ एबव, कोई नहीं। तो इस तरह से जो सेम पोल होते हैं यानी लाइक पोल्स, दो मैग्नेट के नॉर्थ या साउथ आपस में एक दूसरे के पास लाए जाएं तो वो रिपेल यानी प्रतिकर्षित करते हैं। जो समान पोल होते हैं मैग्नेट में वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या रिपेल करते हैं। तो इस तरह से नॉर्थ दो मैग्नेट के ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे ये। इसी तरह से साउथ एंड साउथ पोल ऑफ अदर मैग्नेट ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो यहां दोनों केसेस में रिपल्सन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोजिट आर अनलाइक पोल्स नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ ऑफ टू मैग्नेट्स ईच अदर। तो क्या करते हैं? ये ब्रैकेट में इसमें लिखना है हमें, किन्हीं चुंबकों के असमान या विपरीत ध्रुव नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ पोल एक दूसरे को करते हैं। तो ये यहां जो खाली जगह है उसमें लिखना है क्या क्या भर सकते हैं। अट्रैक्ट्स, आकर्षित करते हैं, रिपेल, प्रतिकर्षित करते हैं, बोथ ऑफ एबव, उपरोक्त दोनों यानी नन ऑफ एबव, ये फोर्थ ऑप्शन है। तो जो अपोजिट पोल होते हैं ये दो मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ और दूसरा मैग्नेट है इसके नॉर्थ एंड साउथ आपस में रखे हैं। तो ये हमारे क्या करते हैं? एक दूसरे को
आकर्षित करते हैं यानी अट्रैक्ट करते हैं। तो जो अनलाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यानी अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव नेचर होता है। तो ये पहला ऑप्शन सही है यहां पर। तो असमान ध्रुव यानी नॉर्थ और साउथ पोल दो मैग्नेट के एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इफ मैग्नेट ब्रेक्स, यदि चुंबक टूटता है तो क्या होगा? इसका आंसर पहले ही दिया जा चुका है, फिर से देख लें। नॉर्थ एंड साउथ पोल आर सेपरेटेड, यानी उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव अलग हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है, अभी हमने देखा। न्यू नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर क्रिएटेड इन पीसेस, यानी जो टुकड़े हुए हैं उसमें नए नॉर्थ और साउथ पोल या ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। तो यही बी ऑप्शन सही है। तो यदि मैग्नेट ब्रेक होता है या टूटता है तो नए नॉर्थ और साउथ पोल उसमें क्रिएट हो जाते हैं। जितनी टुकड़े होंगे उतने ही नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट होते चले जाएंगे। तो इस तरह से मैग्नेट जब भी टूटता है तो नए मैग्नेट प्रोड्यूस होते हैं, नए मैग्नेट बनते हैं। तो इस तरह से यह हम समराइज करते हैं कि पोल्स ऑफ मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, यानी चुंबक के ध्रुव सदैव जोड़े में ही होते हैं। तो यानी ये साथ में ही रहते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, इनको कभी अलग या सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, मटेरियल्स अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट टुवर्ड्स इट आर कॉल्ड, पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है उन पदार्थों को कहा जाता है मैग्नेटिक मटेरियल, चुंबकीय पदार्थ, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, अचुंबकीय पदार्थ, बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। तो मटेरियल्स जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है वो मैग्नेटिक मटेरियल, ए ऑप्शन यहां पर सही है, चुंबकीय पदार्थ या मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। सेकंड, इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7, मटेरियल नॉट अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट टुवर्ड्स इट आर कॉल्ड, पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है कहलाते हैं या होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, चुंबकीय पदार्थ, ये ऑप्शन गलत है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, अचुंबकीय पदार्थ, तो यही ऑप्शन सही है। बोथ ऑफ एबव रॉन्ग है क्योंकि ए रॉन्ग है और डी, बी के राइट होने से डी रॉन्ग हो गया। तो इस तरह से बी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल या अचुंबकीय पदार्थ, तो ऐसे मटेरियल जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता उनको अचुंबकीय पदार्थ या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। क्वेश्चन 8, रीजन नियर द मैग्नेट, रीजन नियर द मैग्नेट इन विच ए कंपास निडल एक्सपीरियंसेस टॉर्क इन सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड, किसी चुंबक के समीप का वह परिक्षेत्र जिसमें कंपास सुई रखने पर आघूर्ण का अनुभव करती है, यानी ये जो कंपास सुई है ये आघूर्ण का अनुभव करती है किसी निश्चित दिशा में और उसी निश्चित दिशा में जाके ठहरती है। तो ये जो चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र है यह कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, यही सही ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा नहीं होता, नन ऑफ एबव, बी के राइट होने से नन ऑफ एबव रॉन्ग हो गया। तो इस तरह से किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य चुंबक या मैग्नेटिक निडल, कंपास निडल, ये क्या करे, बल का अनुभव करे या किसी अन्य दिशा में, निश्चित दिशा में क्या करे, आघूर्ण का अनुभव करे, तो ये हमारा कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड, उस चुंबक द्वारा जनरेट किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। टेस्ला, तो टेस्ला हमारा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है बिल्कुल। गॉस, तो गॉस भी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है। न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये भी मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक होता है। हम जानते हैं एफ मैग्नेटिक फोर्स, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, यही बी का मात्रक निकाल सकते हैं हम। तो बी इक्वल टू एफ अपान क्यू वी, तो जो यूनिट आएगी एफ का न्यूटन हो गया, क्यू का एम्पियर सेकंड या आवेश,
और v मीटर पर सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट गया, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसका मात्रक आ गया, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आ गया। तो इस तरह से तीनों इसके यूनिट हो गए। तो डी ऑल ऑफ अबव उपरोक्त सभी यहां पर करेक्ट है। जानकारी के लिए बता दें, टेस्ला जो यूनिट होती है ये बहुत बड़ी यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, और इसमें 10 टू द पावर 4 गॉस होते हैं। तो नॉर्मली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो गॉस में होता है, टेस्ला बहुत उच्च कोटि का मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन एसआई सिस्टम में ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला ही है। क्वेश्चन 10, व्हाट इज ट्रू फॉर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स? चुंबकीय बल रेखाओं के लिए क्या सत्य है? तो चुंबकीय बल रेखाएं ये हमारी, इनके लिए क्या क्या सत्य है? ए क्लोज्ड आर एंडलेस कर्व एंड इमेजिनरी कर्व, बंद तथा काल्पनिक और एंडलेस कर्व है, यानी इनका एंड होता ही नहीं, तो बंद रहेंगी यानी पूरी तरह से क्लोज्ड रहेंगी, तो एंड नहीं होगा। तो ये ऑप्शन सही है। तो जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं ये कर्व फॉर्म में होती हैं, इमेजिनरी होती हैं, पूरी काल्पनिक होती हैं और एंडलेस होती हैं। तो ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करती हैं, तो इसलिए एंडलेस होती हैं। टेंजेंट ऑन व्हिच गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी रेखा चुंबकीय बल रेखाओं पर स्पर्शी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर जो हम टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा उस पॉइंट पर। तो ये सही बात है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंसर्ट एट साउथ पोल, यानी चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से चुंबक से बाहर आती हैं। तो चुंबक के अंदर तो ट्रेवल करती ही है, तो ये नॉर्थ पोल से बाहर आती हैं उत्तरी ध्रुव से, तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से बाहर आती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो बिल्कुल इस तरह से नॉर्थ पोल से ये बाहर निकलेंगी और साउथ पोल में प्रवेश करेंगी और फिर अंदर चलते हुए फिर से नॉर्थ पोल की ओर आ जाएंगी। तो ये कैसी हो गई, क्लोज्ड, एंडलेस, और साथ ही साथ इन पर जो टेंजेंट होगा वो विद्युत क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं मैग्नेटिक लाइंस में। टू मैग्नेटिक लाइंस नेवर कट और इंटरसेक्ट ईच अदर, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। अगर ये कट करेंगी तो इससे क्या होगा, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो टेंजेंट मिल जाएंगी। तो दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहां पर सारे ऑप्शंस ए बी सी डी करेक्ट हैं। तो डी ऑल ऑफ अबव उपरोक्त सभी यहां पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 11, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू, चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ विभाजित किए गए हैं। डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय, तो ये कैटेगरी है डिवीजन की। पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय। फेरोमैग्नेटिक, लौह चुंबकीय पदार्थ। तो ये तीनों कैटेगराइजेशन है हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो ये तीनों करेक्ट हैं, ऑल ऑफ अबव, डी इसका राइट आंसर है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पर मटेरियल्स तीन भागों में विभाजित किए गए हैं। डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय। पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय। फेरोमैग्नेटिक, लौह चुंबकीय पदार्थ। तो ये तीनों डिवीजन है हमारे। फिर अब हम डायामैग्नेटिक की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज ट्रू फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए क्या सत्य है? तो क्या सत्य है ये देखते हैं ऑप्शंस हमारे। व्हेन these diamagnetic materials placed in magnetic field, they acquire opposite and small magnetization to the field. They acquire opposite and small magnetization to the field, यानी जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिचुंबकीय पदार्थों को रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होते हैं। तो हम अपने डायामैग्नेटिक मटेरियल को
मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये डायामैग्नेटिक मटेरियल चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। तो इसका मतलब इनका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डायामैग्नेटिक मटेरियल का हमारे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसके अपोजिट होगा। तो इस तरह से ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाके ठहरेंगे, क्योंकि नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे और साउथ पोल, तो इस कारण से ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाके ठहरेंगे। तो इस तरह से ये डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर विपरीत दिशा में स्मॉल चुंबकत्व या स्मॉल मैग्नेटाइजेशन प्राप्त होता है। किसके, जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। सेकंड, मटेरियल पदार्थ एजी सिल्वर, गोल्ड, बिस्मथ, एंटीमनी, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, लेड, H2O, Hg, मरकरी, एयर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आर डायामैग्नेटिक, यानी ये सभी पदार्थ प्रतिचुंबकीय हैं। ये भी करेक्ट ऑप्शन है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम इज लेस देन 0, यानी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है डायामैग्नेटिक मटेरियल की ये निगेटिव होती है। तो जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है डायामैग्नेटिक की ये निगेटिव होती है। निगेटिव क्यों होती है, अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है। तो किसी भी डायामैग्नेटिक मटेरियल के पर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, यानी इसमें जो उत्पन्न चुंबकत्व है उसकी दिशा विपरीत होगी, तो इसलिए ये माइनस आ जाता है यहां पर। तो इसलिए इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होती है और ये -1 to 0 के बीच में होती है। तो इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होती है और -1 to 0 होती है। तो इस तरह से ये हमारे डायामैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी। डी ऑप्शन, रिलेटिव परमियाबिलिटी। रिलेटिव परमियाबिलिटी की वैल्यू हम काई एम में 1 जोड़ देते हैं, म्यू आर रिलेटिव परमियाबिलिटी हो गई। तो ये काई एम हमारा -1 से 0 तक वेरी कर रहा है, तो यहां पर म्यू आर कितना होगा, 1 जोड़ देंगे तो ये 0 to 1। तो इस तरह से रिलेटिव परमियाबिलिटी 0 to 1 वेरी करेगी। आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से लेसर होती है तो 0 to 1 होती है। लास्ट ऑप्शन हम देखते हैं इसके बाद, परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल हैज म्यू आर इक्वल टू 0 एंड काई एम इक्वल टू -1। तो जो परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, आदर्श प्रतिचुंबक, उनके लिए रिलेटिव परमियाबिलिटी आपेक्षिक चुंबकशीलता 0 होती है और इनका चुंबकीय प्रवृत्ति यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी -1, तो सबसे लेसर वैल्यू होती है दोनों चीजें। तो ये आदर्श प्रतिचुंबक के लिए सही है। तो जो हमारा ऑल ऑफ एबव है ये ऑप्शन करेक्ट है। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल में ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। डायामैग्नेटिक मटेरियल समराइज कर देते हैं। व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र में जब डायामैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होते हैं, विपरीत दिशा में होंगे। और ये सभी जो मटेरियल के नाम लिखे गए हैं ये सभी डायामैग्नेटिक मटेरियल हैं और इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लेस देन 0 यानी -1 से 0 के बीच में होती है। रिलेटिव परमियाबिलिटी ये 0 से 1 के बीच में होती है। और अगर परफेक्ट डायामैग्नेटिक है, आदर्श प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तो उसके लिए म्यू आर 0 और काई एम -1 होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे डायामैग्नेटिक मटेरियल में होती हैं। और डायामैग्नेटिक मटेरियल की और भी प्रॉपर्टी होती हैं। इनको हम पेस्ट बना के यू आकार की ट्यूब में रख दें तो जो हमारा डायामैग्नेटिक मटेरियल है, अब जहां हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, तो अगर हमने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो इसका लेवल अपने आप नीचे गिर जाता है, यहां पर आ जाता है। तो लेवल का नीचे गिर जाना डायामैग्नेटिक नेचर शो करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए क्या सत्य है। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए क्या सत्य है। ए ऑप्शन, व्हेन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड दे एक्वायर
स्मॉल मैग्नेटाइजेशन इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी जब चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थों को रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होते हैं। अंतर क्या हुआ? डायामैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होते हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होते हैं। तो इस तरह से डायामैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये डायामैग्नेटिक मटेरियल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित होते हैं। तो ये ट्रू प्रॉपर्टी हो गई। और एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीज, टंगस्टन, ऑक्सीजन, कॉपर क्लोराइड, प्लेटिनम, सॉल्ट ऑफ आयरन आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। तो ये सही है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति, इनकी पॉजिटिव तो होती है क्योंकि ये चुंबक के ही दिशा में, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित होते हैं, इसलिए इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति पॉजिटिव होती है, लेकिन लेस देन 1 होती है, यानी 0 से 1 के बीच में इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लाई करती है, 0 to 1 रहती है। इसी तरह से म्यू आर इनका क्या होगा? 1 to 2, 1 से 2 के बीच में म्यू आर लाई करेगा। तो इस तरह से लेसर देन 1 हमेशा रहेगा। और इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरह से काई एम इंटू टी इक्वल टू सी, क्यूरी कांस्टेंट, ये क्यूरी लॉ है। टी जहां पर हमारा टेम्परेचर है केल्विन में। तो इस तरह से ये सारी चीजें ट्रू है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो ऑल ऑफ अबव उपरोक्त सभी आंसर है। तो इसको हम समराइज कर देते हैं। जब पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होते हैं। तो दिशा का अंतर है डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। और ये सभी जो बी ऑप्शन में दिए गए हैं ये सभी पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैं। इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति लेस देन 1 यानी 0 to 1 होती है। रिलेटिव परमियाबिलिटी 1 to 2 होती है। और ये क्यूरी लॉ को फॉलो करते हैं, क्यूरी नियम को, यानी इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 1/T यानी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ये ऑल ऑफ अबव सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 14, व्हाट इज ट्रू फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स? लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए क्या सत्य है? तो लौह चुंबकीय पदार्थों को देखते हैं। व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन्ड ह्यूज मैग्नेटाइजेशन इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। तो बिल्कुल प्राप्त करते हैं। आयरन, निकिल, कोबाल्ट, एल्निको, गडोलियम और हमारा डिस्प्रोसियम आर एग्जाम्पल या उदाहरण है इनके। और चूंकि ये प्रबल चुंबकत्व प्राप्त करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, इसलिए इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये क्या होगी? पॉजिटिव होगी, चुंबकीय प्रवृत्ति, और वेरी हाई होता है क्योंकि प्रबल चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। तो ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो ये काफी उच्च वैल्यू होता है। इसी तरह से म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता यानी रिलेटिव परमियाबिलिटी इज वेरी हाई, 10³ टू 10⁵ होती है। तो रिलेटिव परमियाबिलिटी का मान बहुत उच्च होता है, 10³ से 10⁵ होता है। और इनका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो 1/T-TC के प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, क्यूरी ताप, टीसी को। क्यूरी टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जिस पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बदल जाता है। तो क्यूरी टेम्परेचर के नीचे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो जाता है। तो ये सभी चीजें सत्य हैं। एफ यहां ऑल ऑफ अबव इज राइट आंसर। तो ये सभी प्रॉपर्टीज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए सही हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही प्रबल चुंबकत्व प्राप्त होता है। इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक परमियाबिलिटी दोनों का मान उच्च होता है। और इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी T-TC के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
टीसी को क्यूरी टेम्परेचर यानी क्यूरी ताप कहते हैं। इस टेम्परेचर के ऊपर हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायामैग्नेटिज्म इज, यानी प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या कैसे की जाएगी? तो ए ऑप्शन है इट हैज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट ऑर्बिट, यानी यह पदार्थ जो हमारे डायामैग्नेटिक मटेरियल है अंतिम कक्षा में दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल में। तो ये बात सही है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन खाली नहीं होता, सब पेयर्ड होते हैं। सेकंड ऑप्शन, व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो जब हमारे डायामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं, तो ये डायामैग्नेटिक मटेरियल रखा गया, तो इलेक्ट्रॉन जिसका स्पिन चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में है, तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में है, वो क्या करता है, स्लो डाउन, यानी इसका मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नेटिक मूवमेंट का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है लेंज के नियम के अनुसार। यानी जब चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में स्पिन कर रहे इलेक्ट्रॉन का स्पिन लेंज के नियम से धीमा हो जाता है, यानी इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। तो ये बात सही है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है उसके स्पिन का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, और अदर इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस पेयर अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसका जो स्पिन है वो अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड है, स्पिन एक्सेलरेटेड, यानी स्पिन मोशन इज एक्सेलरेटेड। जो इसके विपरीत दिशा में है मैग्नेटिक फील्ड के, उसका स्पिन एक्सेलरेटेड हो गया, तो स्पिन का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया विपरीत दिशा वाला, और जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में है उसका मैग्नीट्यूड कम हो गया। तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा वाले इलेक्ट्रॉन का स्पिन तेज हो जाता है, और इस प्रकार कम मात्रा में चुंबकत्व चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्राप्त होता है। तो इस तरह से नेट मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। क्या करेंगे, ये बड़े वाले में से ये जो विपरीत दिशा में से है वो उसमें से ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वाला घट जाएगा। तो इस तरह से जो नेट मैग्नेटाइजेशन आएगा वो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, यानी चुंबकत्व अब चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। तो यही हमारे प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या है। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं, डी ऑल ऑफ अबव। सभी टर्म मिलकर क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं डायामैग्नेटिक नेचर को, यानी प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या कर रहे हैं। क्वेश्चन 16, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैव, अनुचुंबकीय पदार्थ रखते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट, अंतिम कक्षा में युग्मित इलेक्ट्रॉन, तो ये नहीं रखते युग्मित इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन केवल डायामैग्नेटिक मटेरियल्स रखते हैं। सेकंड ऑप्शन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट ऑर्बिट, अंतिम कक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये चीज सही है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंतिम कक्षा में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। सी ऑप्शन बोथ ऑफ अबव, ए रॉन्ग होने से सी रॉन्ग हो गया, और बी सही होने से डी रॉन्ग हो गया। इस तरह से यहां पर बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 17, एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज, अनुचुंबकत्व की व्याख्या है। तो पहला ऑप्शन है, एटॉमिक डाइपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड ऑन अकाउंट ऑफ थर्मल मोशन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, thus नेट मैग्नेटाइजेशन इज जीरो। यानी जो हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उसमें बाह्य चुंबकत्व की अनुपस्थिति में, यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, तो इसको हम चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रख रहे हैं, तब की बात है, में परमाणु द्विध्रुव ऊष्मीय गति के कारण अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। तो ऐसे अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं एटॉमिक डाइपोल मूवमेंट की इनका जो नेट मैग्नेटाइजेशन होता है, नेट चुंबकत्व, वो शून्य होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि ये एटॉमिक डाइपोल्स इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और नेट मैग्नेटाइजेशन यानी नेट चुंबकत्व शून्य होता है।
व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन पैरामैग्नेटिक मटेरियल आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एटॉमिक डाइपोल्स एक्सपीरियंस टॉर्क एंड अलाइंड, atomic dipoles experience torque and aligned in direction of field resulting small magnetization in magnetic field direction। यानी जब अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं तो परमाणु द्विध्रुव बल का अनुभव करते हैं, यानी परमाणु द्विध्रुव आघूर्ण का अनुभव करते हैं और इस आघूर्ण के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे बहुत कम मात्रा में चुंबकत्व तो उत्पन्न हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो ये भी बात सही है। तो ये दोनों घटनाएं पैरामैग्नेटिज्म यानी अनुचुंबकत्व की व्याख्या करने के लिए यूज की जाती हैं। तो ये दोनों चीजें सत्य हैं, यानी बोथ ऑफ एबव इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 18 है हमारा, व्हाट आर डोमेन इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। लौह चुंबकीय पदार्थों में डोमेन क्या है। तो डोमेन क्या है ये देखते हैं। डोमेन के लिए क्या क्या ट्रू है। डोमेन्स आर कलेक्शन ऑफ एटॉमिक डाइपोल्स हुज डाइपोल मूवमेंट इज अलाइंड इन सेम डायरेक्शन, दस डोमेन हैज ए पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। डोमेन ऐसे परमाणु द्विध्रुवों का संग्रह है जिनका द्विध्रुव आघूर्ण एक ही दिशा में होता है। तो इस तरह से डोमेन का नेट चुंबकीय आघूर्ण किसी एक दिशा में होता है। तो डोमेन हमारा ऐसे एटम्स का कलेक्शन है जिनका नेट एटॉमिक डाइपोल मूवमेंट वो उसकी दिशा एक ही दिशा में सब अलाइन होते हैं। तो इस तरह से डोमेन का नेट चुंबकीय आघूर्ण की एक दिशा होती है, नॉन जीरो होता है और एक दिशा में होता है। ईच डोमेन कंसिस्ट ऑफ 10 to the power 12 to 10 to the power 18 एटम्स। प्रत्येक डोमेन में 10 घाते 12 से 10 घाते 18 परमाणु होते हैं। तो इनकी संख्या हर जगह अलग अलग दी है। तो अप्रॉक्सीमेट इतने ही एटम हमारे किसमें डोमेन में होते हैं। तो दोनों ऑप्शन यहां पर करेक्ट लग रहे हैं। तीसरा ऑप्शन हम देखते हैं, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में डोमेन्स आर अलाइंड सच दैट। तो यहां पर कई डोमेन्स की बात हो रही है। हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में डोमेन्स इस तरह से व्यवस्थित होते हैं या अलाइंड होते हैं, सच दैट दे कैंसल मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ ईच अदर एंड रिजल्टिंग नेट मटेरियल जीरो। यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में डोमेन इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं और नेट चुंबकीय आघूर्ण यानी नेट चुंबकत्व तो लौह चुंबकीय पदार्थ में शून्य हो जाता है। तो ये ऑल ऑफ एबव उपरोक्त सभी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इस तरह से व्यवस्थित होता है कि इसमें जितने भी डोमेन होते हैं वो सभी एक दूसरे के मैग्नेटिक यानी चुंबकत्व को कैंसिल करते हैं, मैग्नेटाइजेशन को। इस तरह से डोमेन अलाइन होते हैं कि ये सभी एक दूसरे के चुंबकत्व को कैंसिल करते हैं। ये इसको कैंसिल कर रहा है और ऊपर वाले को कैंसिल करने के लिए नीचे वाला डोमेन सफिशिएंट है। तो इस तरह से डोमेन इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को यानी मैग्नेटाइजेशन को कैंसिल कर देते हैं और नेट मैग्नेटाइजेशन हमारा जीरो हो जाता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। ये कब है? जब कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं लग रहा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर। तो इस तरह से डोमेन के आधार पर हम ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की थियरी को यानी फेरोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां पर ऑल ऑफ एबव डोमेन के लिए ये सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म इज। लौह चुंबकत्व की व्याख्या कौन सा ऑप्शन कर रहा है? बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्री ऑफ डोमेन्स, डोमेन की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा। तो ये ऑप्शन सही प्रतीत हो रहा है। तो पहला ऑप्शन बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्री ऑफ डोमेन्स यानी डोमेन की परिसीमाओं में विस्थापन द्वारा। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जिस दिशा में होता है
उसी दिशा में डोमेन्स इस तरह से अपनी सीमा बढ़ा लेते हैं कि नेट जो हमारा डोमेन का मैग्नेटिक मूवमेंट है यानी मैग्नेटाइजेशन है वो नॉन जीरो हो जाता है और इस कारण से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चुंबकित हो जाता है। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। बाई रोटेशन ऑफ डोमेन्स मैग्नेटिक मूवमेंट यानी डोमेन के चुंबकीय आघूर्णों के घूर्णन द्वारा, तो डोमेन के चुंबकीय आघूर्णों के घूर्णन द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। पहले ये जो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं लग रहा था तो ये सब अपने आप को इस तरह से अरेंज किए हुए थे कि नेट जीरो हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इस तरह से अलाइंस कर लेंगे, अपना घूर्णन कर लेंगे। पहले इस दिशा में था, अब अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करने लगा। तो इस तरह से नेट मैग्नेटाइजेशन यहां पर नॉन जीरो हो गया और हमारा जो मटेरियल है लौह चुंबकीय पदार्थ ये चुंबकित हो गया। तो ये बाई रोटेशन ऑफ डोमेन्स मैग्नेटिक मूवमेंट यानी डोमेनों के चुंबकीय आघूर्णों के घूर्णन द्वारा, तो चुंबकीय आघूर्ण पहले इस दिशा में था, ये वाला नीचे वाला, अब इस दिशा में होगा मैग्नेटिक फील्ड लगने के कारण। तो ये आघूर्णन द्वारा भी नेट मैग्नेटिक यानी नेट चुंबकत्व नॉन जीरो हो जाएगा। इस तरह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चुंबकित हो जाएगा। तो ये बोथ ऑफ एबव यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो इन दोनों की मदद से हमारे लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व की व्याख्या होती है बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्री ऑफ डोमेन्स यानी डोमेन की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा और रोटेशन ऑफ डोमेन्स मैग्नेटिक मूवमेंट यानी डोमेन के चुंबकीय आघूर्णों के घूर्णन द्वारा। तो ये दोनों करेक्ट ऑप्शन है, बोथ ऑफ एबव। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये क्या करता है, लोअर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करते हैं, डोमेन की परिसीमाओं में विस्थापन होता है। हायर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये चुंबकीय आघूर्णों का घूर्णन होता है, यानी डोमेन खुद को रोटेट कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये अलाइन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यानी क्यूरी ताप टीसी क्या होता है हमारे लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए। तो टेम्परेचर एट व्हिच एंड एबव व्हिच पैरामैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स फेरोमैग्नेटिक, यानी तापमान जिसके ऊपर अनुचुंबकीय पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, ए इज रॉन्ग ऑप्शन। एबव व्हिच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल, यानी तापमान जिसके ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी ताप कहलाता है। तो ये सही ऑप्शन है। तो हम लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करते चले जाएं तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसपे ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बदल जाएगा। तो इस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी तापमान कहते हैं। 21 क्वेश्चन, व्हेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड it get magnetized. If external magnetic field is removed, then residual magnetization in material is called, यानी जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबकित हो जाता है, तथा जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाता है तो अवशेष चुंबकत्व की मात्रा कहलाती है रिटेंटिविटी, रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन यानी धारणशीलता या अवशेष चुंबकत्व, कोर्सिविटी निग्रहिता, नन ऑफ एबव कोई ऑप्शन कोई नहीं। तो यहां पर ए ऑप्शन सही है। जब हम अपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज्ड कर देते हैं यानी मैग्नेटिक फील्ड में रखकर चुंबकित कर देते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेते हैं तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो अवशेष चुंबकत्व बचता है उसको रिटेंटिविटी या धारणशीलता कहते हैं। क्वेश्चन 22, वैल्यू ऑफ रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड फॉर व्हिच रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन बिकम्स जीरो इज कॉल्ड, विपरीत चुंबकीय क्षेत्र का वह मान जिसके लिए अवशेष चुंबकत्व शून्य हो जाता है कहलाता है। तो हम हिस्टैरिसीस का जो लूप है उसकी चर्चा कर रहे हैं यहां पर। वैल्यू ऑफ रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड यानी विपरीत दिशा में लगा हुआ मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र जिसके लिए
जो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में अवशेष चुंबकत्व बचा था यानी रिटेंटिविटी, वो रिटेंटिविटी की वैल्यू शून्य हो जाए तो वो रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है कोर्सिविटी, निग्रहिता। तो हम रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहते हैं? उस मटेरियल की कोर्सिविटी या निग्रहिता, जिसके लिए रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटाइजेशन यानी अवशेष चुंबकत्व तो उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोमिना ऑफ लैगिंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहाइंड कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, यानी वह घटना जिसमें लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के पूर्ण चक्र में सदैव पीछे बना रहता है, कहलाती है। फिनोमिना ऑफ लैगिंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहाइंड कंप्लीट साइकिल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। तो हम जानते हैं कि अगर हम लौह चुंबकीय मटेरियल को चुंबकित करते हैं तो जैसे जैसे हम चुंबकित करते हैं तो हमारा लौह चुंबकीय मटेरियल चुंबकित तो होता है, लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम करते हुए रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा जो मटेरियल है वो तुरंत भी चुंबकित होकर दूसरी डायरेक्शन में चुंबकित नहीं होता। तो वो भी चुंबकित ना हो तुरंत दूसरी डायरेक्शन में जाके भी चुंबकित नहीं होता, बल्कि वो थोड़ा सा पीछे रहता है। तो यानी मटेरियल का जो चुंबकन है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का और जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में एक लैगिंग है, यानी एक लैग हमेशा बना हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं? ये घटना ऑब्जर्व की जाती है हिस्टैरिसीस, चुंबकीय शैथिल्य कहलाता है। तो यानी जो हमारा चुंबकीय गुण है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का वो थोड़ा सा शिथिल है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल रहा है, वो पीछे ही रहता है हमेशा। जैसे यहां पर हम देखें इस ए कर्व के लिए हमने क्या देखा? शुरू में जब हम मैग्नेटिक फील्ड, ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर मटेरियल का चुंबकत्व है। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे चुंबकत्व की मात्रा भी बढ़ती जाती है। तो शुरू में ये कर्व ग्रहण किया गया, फिर इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा धीरे धीरे घटाएंगे तो ये इसी रास्ते से वापस ना आके इस रास्ते से वापस आता है। तो यहां पर क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दिया, फिर भी अवशेष चुंबकत्व है, तो ये वैल्यू कहलाती है रिटेंटिविटी या धारणशीलता। तो ये रिटेंटिविटी हो गई। फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दिया और बढ़ाते चले गए तो एक वैल्यू ऐसी आएगी जिस मैग्नेटिक फील्ड के लिए अवशेष चुंबकत्व तो जीरो हो गया। अब तो ये वैल्यू कहलाती है कोर्सिविटी ऑफ मटेरियल, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड, रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड की वो वैल्यू जिसके लिए हमारा मटेरियल का जो अवशेष चुंबकत्व है वो खत्म हो जाता है, ये वैल्यू कहलाती है कोर्सिविटी। कोर्सिविटी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन जीरो होता है, और रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन यानी रिटेंटिविटी वो वैल्यू है जिसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दें तब भी जितना चुंबकत्व शेष रहता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में वो रिटेंटिविटी या धारणशीलता कहलाता है। रिटेंटिविटी ये वैल्यू हो गई हमारी और कोर्सिविटी ये वैल्यू हो गई या ये वैल्यू हो गई। तो इस तरह से निग्रहिता मैग्नेटिक फील्ड है और रिटेंटिविटी मैग्नेटाइजेशन है या चुंबकत्व है। फिर ये चूंकि जो कर्व है ये हिस्टैरिसीस कर्व है यानी चुंबकीय शैथिल्य को दिखाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ हमारा जो चुंबकत्व है ये हमेशा पीछे ही रहता है, तो इसको हम चुंबकीय शैथिल्य कहते हैं। यानी जो चुंबकत्व है ये लगातार शिथिलता बनाए हुए है, ये चुंबक जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे चुंबकीय क्षेत्र से पीछे ही रहता है, शिथिल रहता है, तो इसलिए इसका नाम चुंबकीय शैथिल्य या हिस्टैरिसीस कहते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, ये दो हिस्टैरिसीस लूप हैं। पहला ए लूप है जो ये पाथ एक्वायर कर रहा है, और दूसरा बी लूप है जिसमें
हमारे जो सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू है ये ज्यादा है। तो ये देखा जा रहा है चुंबकीय शैथिल्य का जो लूप है इसका एरिया कम है और ये ए वाले का एरिया ज्यादा है। तो फॉर एबव हिस्टैरिसीस लूप्स व्हिच इज ट्रू, उपरोक्त हिस्टैरिसीस लूप्स के लिए यानी चुंबकीय शैथिल्य वक्रों के लिए क्या सत्य है? तो कर्व ए इज फॉर सॉफ्ट आयरन, कर्व ए सॉफ्ट आयरन का है, कर्व बी इज हार्ड आयरन, यानी कर्व ए नर्म लोहे के लिए होता है और कर्व बी सख्त स्टील के लिए होता है। तो बिल्कुल नहीं, कर्व ए सॉफ्ट आयरन के लिए नहीं होता और बी भी सख्त लोहे या स्टील के लिए नहीं होता। कर्व ए इज फॉर हार्ड आयरन और स्टील, कर्व बी इज फॉर सॉफ्ट आयरन। तो ये कर्व ए सख्त लोहे या स्टील के लिए होता है जबकि वक्र बी नर्म लोहे का होता है। तो ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर सॉफ्ट आयरन के लिए हिस्टैरिसीस लूप फ्लैट होता है, यानी पतला होता है, थिन होता है, और जो हार्ड आयरन है उसके लिए हिस्टैरिसीस लूप थोड़ा सा मोटा होता है। तो ज्यादा एरिया का सॉफ्ट हार्ड आयरन के लिए और सॉफ्ट आयरन के लिए कम एरिया का होता है। तो जो सॉफ्ट आयरन है ये आसानी से चुंबकित और यानी मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज किए जाते हैं, जबकि हार्ड आयरन के मटेरियल्स को मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड करने के लिए ज्यादा फील्ड की जरूरत पड़ती है, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा ज्यादा लगानी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, सॉफ्ट आयरन हैज, नर्म लोहा रखता है, हाई रिटेंटिविटी, लो कोर्सिविटी यानी उच्च धारणशीलता, निम्न निग्रहिता, या लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी यानी निम्न धारणशीलता एवं निम्न निग्रहिता, बोथ ऑफ एबव। तो इसके लिए हम इसका कर्व देखते हैं। तो कर्व है हमारा सॉफ्ट आयरन के लिए ये बी कर्व है। तो सॉफ्ट आयरन के लिए हाई वैल्यू ऑफ रिटेंटिविटी मिलती है, तो ये रिटेंटिविटी की वैल्यू हाई हो गई। यहां पर रिटेंटिविटी मिल रही है हाई वैल्यू, अवशेष चुंबकत्व हाई वैल्यू का है, जबकि कोर्सिविटी की वैल्यू लो है। तो इसलिए हम जो ऑप्शन हमारा यहां पर सही है उसको देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहां पर हाई रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी यानी उच्च धारणशीलता, निम्न निग्रहिता, तो ये ऑप्शन सही है। तो इस तरह से ये हमारे सॉफ्ट आयरन जो होते हैं वो निम्न निग्रहिता के होते हैं, यानी इनका जो कोर्सिविटी है वो लो होती है। इस कारण से ये इजिली मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज किए जा सकते हैं। तो ये हमारे आयरन की क्रोड बनाने में काम आते हैं, यानी नर्म लोहे का हम ट्रांसफार्मर की क्रोड और इंडक्टर की कोर बनाने में प्रयोग लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, हार्ड आयरन हैज, सख्त लोहा या स्टील रखता है, हाई रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी यानी उच्च धारणशीलता तथा निम्न निग्रहिता। तो ये ऑप्शन किसके लिए था? सॉफ्ट आयरन के लिए था। तो यहां पर हार्ड आयरन के लिए सही नहीं है। लो रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिविटी यानी निम्न धारणशीलता तथा उच्च निग्रहिता। तो उच्च निग्रहिता होने के कारण हाई रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ही इनकी रिटेंटिविटी जाती है। तो ये हमारे हार्ड आयरन या स्टील का के लिए ये ट्रू है। तो इसलिए स्टील का उपयोग हम क्या करते हैं? परमानेंट मैग्नेट बनाने में करते हैं, क्योंकि इनकी कोर्सिविटी उच्च होती है। तो इनको डीमैग्नेटाइज करने के लिए उच्च वैल्यू का रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ड्यू टू हाई कोर्सिविटी एंड सफिशिएंट रिटेंटिविटी स्टील इज यूज्ड, उच्च निग्रहिता तथा समुचित धारणशीलता के कारण स्टील का उपयोग करते हैं। कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की कोर में नहीं। परमानेंट मैग्नेट्स, स्थायी चुंबक बनाने में। बोथ ऑफ एबव, उपरोक्त दोनों। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो स्थायी चुंबक बनाने में हम क्या करते हैं? इस हार्ड जो हमारा स्टील है या हार्ड आयरन है इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनकी जो धारणशीलता है ये पर्याप्त होती है और साथ ही साथ इनकी कोर्सिविटी या निग्रहिता उच्च होता है। तो इनको डीमैग्नेटाइज करने के लिए उच्च रिवर्स
उच्च रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है, तो ये परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में काम आते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। ड्यू टू नैरो हिस्टैरिसीस लूप सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड। पतले शैथिल वक्र के कारण नर्म लोहा प्रयुक्त होता है। कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की कोर बनाने में, परमानेंट मैग्नेट या स्थायी चुंबक बनाने में, बोथ ऑफ एबव। तो यहां पर ए ऑप्शन सही है, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। इसको बनाने में हमारा सॉफ्ट आयरन यूज होता है, क्योंकि इसका हिस्टैरिसीस लूप यानी शैथिल वक्र बहुत पतला होता है। इस कारण से ये जो सॉफ्ट आयरन है इजिली मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड यानी चुंबकित और विचुंबकित आसानी से होता है। तो ये आयरन ये क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर की कोर बनाने में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ ट्रांसफार्मर को की जो कोर है उसको बार बार हम मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड करते हैं, इसलिए यहाँ पर सॉफ्ट आयरन की जरूरत पड़ती है। तो ये कोर वहां पर काम करती है।